इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं उस्मान रफीक साहब, जो एजुकेशन कंसल्टेंट हैं और नेशनली इंटरनेशनली स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम उस्मान रफीक साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मिसाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई। अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या काम अभी क्या चल रहा है, कंसल्टेंसी के हवाले से बताइए। कंसल्टेंसी, जैसे कि आपको पता है इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया है और हर बंदे ने ही, सब स्टूडेंट्स ने ही कंग्रेचुलेशंस एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया है। और सबसे ज्यादा तो आपको पता है रिलेटिव्स ही पूछ रहे होते हैं क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या बना। नहीं, वो एक खास जुमला होता है फोन करके, हाँ भाई क्या बना। मतलब आप फिर उस टाइम पे वो जो बच्चा होता है वो सोच रहा होता है क्या करें, मतलब अब पोजीशन ले। तो इस बार जो है ना आंसर सबके पास बड़े सॉलिड है, बड़े सॉलिड, क्योंकि 97% प्लस रिजल्ट रहा है ऑल ओवर दी पंजाब। और मुल्तान में जैसे कि आपको पता है कि 48 पोजीशंस आई हैं। जी बिल्कुल। तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो हैं कि वो तो जिसे कहते हैं कि शायद मिठाई के डब्बे खत्म हो गए होंगे, लेकिन उनकी मिठाइयों की बुकिंग जारी है। मतलब मुल्तान में इतनी पोजीशंस आई हैं, वो एक कसीर तादाद है। और फिर ये है कि बच्चे इस टाइम खुश है जी। हमारी तरफ से भी आपको और हमारे मेहमानों और हमारी पूरी टीम रोहिया 10 की तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। अच्छा, ये अब आ गए हैं, ठीक है, पोजीशंस आ गई, क्या अब इनको आगे के लिए आप क्या गाइडलाइन या क्या जो है वो करना चाहेंगे एज ए कंसल्टेंट और सीनियर जो है एज ए कंसल्टेंट? एग्जैक्टली मेरी सजेशन इस स्टेज पे ये होती है कि बच्चा पहले ये सोचे कि मैंने जाना कहाँ। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो कोई ना कोई फैसला उन्हें सुनाते हैं कि जी ये हमारा फैसला है और आपने यही करना है। लाइक बेटी है तो उसके जी वो फूफो की बेटी थी तो वो डॉक्टर बन गई थी, बेटा है तो वो उसका बेटा इंजीनियर बना था तो आपने इंजीनियरिंग ही करनी है। बेटा आप पैदा हुए थे तो मैंने सोचा था कि आप ये करोगे, आप इंजीनियर बनेंगे। सबसे पहली चीज है कि स्टूडेंट को ये पता हो कि मैंने आगे किस फील्ड को लेके चलना है। बिल्कुल। अगर उसको यही पता नहीं होगा तो उसके लिए 4 साल के बाद जब वो ऑनर्स डिग्री अपनी कंप्लीट करेगा उसके लिए डिफिकल्टी होगी। इन दी एंड वो अपने पेरेंट्स को ये जवाब देगा कि मामा आपने कहा था ये डिग्री कर लें, पापा आपने कहा था ये कर लें, और इन दी एंड इंजीनियर्स और डॉक्टर्स वो आपके सामने। कितनी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये रफीक साहब ने, देखें ये बात फैक्ट है। देखें यहाँ पर मेरा ख्याल है माँ बाप को भी समझने की जरूरत है। एग्जैक्टली। प्रेशर नहीं दें, देखें उन्हें एक्सप्लोर करने दें, उन्हें ढूंढने दें वो किस चीज में बेहतर हैं, वो किस चीज में अच्छे हैं। हमारे पास इससे पहले भी एजुकेशनल गेस्ट आए, उन्होंने भी यही बात की कि आप लोग अगर किसी बच्चे के 3 ए आ जाएं और 2 बी आ जाए ना, तो वो जो 3 ए हैं वो कोई नहीं देख रहा होता, वो जो 2 बी आते हैं वही देखते होते हैं। उस पे उसका वो कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा उसको लेट डाउन किया जा रहा होता है। ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि आपको घर से बड़ा पॉजिटिव रवैया और पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए कि आप अपने बच्चे को मोटिवेट रखें और उसको कहें कि भाई ये बताओ कि तुम किस चीज को करना चाहते हो, किस चीज में बेहतर हो। यहाँ पे बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद भी जब आप बैचलर्स करने के बाद आते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, बस मैं क्या बताऊं, वो मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी, बनना तो मैं डॉक्टर चाहता था। Exactly. ये नहीं हो, ये काश नहीं रहने देना चाहिए। तो आप बेहतर है कि कंसल्टेंसी ले लें, अपने बच्चे को उससे पहले बात करें, उसके बाद कंसल्टेंट्स के पास आएं और पूछें कि मतलब किस चीज में हमारे यहाँ पर एक चीज ओवरऑल जो कमी है और हमारे साउथ पंजाब में जी कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज और ऐसे स्कूल्स हैं, ठीक है, यानी कि हम फिंगर पे काउंट्स कर सकते हैं कि ये हैं, बड़े करियर काउंसलिंग के डिपार्टमेंट्स नहीं है हमारे यहाँ, नहीं है, कोई भी नहीं है ही नहीं। इवन हमें पेरेंट्स भी जो समझा रहे होते हैं कि अच्छा उसने ये कहा था तो ये कर लो। लाइक हम लोग एजुकेशन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कनाडा और स्वीडन यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारे जो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स आते हैं, तो वो कहते हैं जी उसके बेटे को आपने वहाँ भिजवाया था, मेरे बेटे को भी वहाँ भिजवा दें। उसकी बेटी वहाँ गई थी तो हमारी बच्ची भी वहीं जानी चाहिए। कैसे हो सकता है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं देखते, चीजों को नहीं देखते, तो फिर उनको हमें बताना पड़ता है कि आपकी ये फील्ड थी, उनकी ये है, आप यहाँ पर एलिजिबल हो, यूके जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो या स्वीडन जा सकते हो, ये उसके एक्सपेंस होंगे। तो उनको स्पेशली गाइड किया जाता है हर स्टूडेंट की उनके एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से। कि ये कॉन्सेप्ट रखना, ये हमें उस्मान साहब भी बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट रखना कि एक बच्चे के अंदर अगर वो चला गया, ठीक है, कनाडा, वो कामयाब हो गया, तो क्या ये श्योर है कि जो दूसरा बंदा है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, इंजीनियरिंग से, मेडिकल से, तो क्या ये श्योर है कि वो भी जाके कामयाब होगा?
ये जो कंपटीशन एक डेवलप हुआ है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम बेसिकली कामयाबी ये समझते हैं कि वहाँ जाके पैसा कमा लिया और नेशनलिटी ले ली। जी, हम इस चीज़ को कामयाबी समझ रहे होते हैं। ये बिल्कुल कामयाबी हम इसको समझ रहे होते हैं, लेकिन हमें रोल मॉडल ये नहीं बनाना चाहिए कि अच्छा वो चला गया तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। एग्जैक्टली हमारा जब अगर वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है और हम किसी भी कंट्री में, सिर्फ कनाडा नहीं, एनीवन किसी भी कंट्री में जाके पढ़ते हैं, तो सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए वो हमारी डिग्री अचीव करना होना चाहिए। हाँ, अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है, ठीक है, किसी भी कंट्री से, लाइक यूके है, डिग्री कंप्लीट कर ली, उन्होंने ग्रेजुएट राउट अपना वीज़ा स्टार्ट कर दिया, वो 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया पे आ जाते हैं, वहाँ डिग्री कंप्लीट कर ली है तो वो आपको 2 to 3 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा देते हैं, जिसमें वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है। ड्यूरिंग स्टडीज तो आप 20 आवर्स पर वीक अलाउ है ना, आप वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को, उनके पॉइंट बेस्ड सिस्टम को अगर फॉलो करते हैं तो इन दी एंड आपको हर कंट्री नेशनलिटी देता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे आप वाली बात कि अगर आपका कनाडा का वीज़ा लग गया है और आप चली गई हैं और अगर आपकी कोई कोलीग सोच रही है कि जी उनका भी कनाडा का वीज़ा लगेगा तो सेम वही प्रोफाइल होगी या सेम वही चीज़ें होंगी, तो नहीं, आपके टाइम पर कुछ और सिस्टम्स होंगे, कुछ और पॉलिसीज होंगी और टाइमली चेंज होती है। जैसे इनोवेशन टेक्नोलॉजी में आ रही है, वैसे इमिग्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन में, इनके पॉइंट बेस्ड सिस्टम में हमेशा न्यू से न्यू चीज़ें आ रही होती हैं, जिनको डेली बेसिस पे नहीं तो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हमें रीड आउट करना पड़ता है। रीड आउट करना पड़ता है। और ऐसे लोग जो ये बात सोच रहे हैं कि हमें स्कॉलरशिप्स की तरफ जाना चाहिए या हमें जो है स्टडी अब्रॉड करना चाहिए, या इवन देखें करियर काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें नहीं आती कि आप सिर्फ अब्रॉड स्टडी, आप इवन अपनी जो नेशनली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनके बारे में भी डिस्कशन लाजमी सी बात है कि इनके पास कर सकते हैं। और फिर जो चीज़ आपके लिए सूटेबल और करियर के लिए बेहतर होगी, जो बेस्ट होगी, वो ये है कि ये आपको सजेस्ट करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, अब उसके बाद कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हम देखते हैं कि वो कहते हुए सुना है जी इस चीज़ का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है, ना सिर्फ इंजीनियरिंग, बहुत सारे और फील्ड्स हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, और भी बहुत सारी, जिस तरह कंप्यूटर साइंसेज, आईटी है। तो वो स्टूडेंट्स जब बीएस कर जाते हैं या वो जिस टाइम ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी हमने ये चीज़ें, अब आगे क्या करें, जॉब्स का कोई सीन नहीं है, तो ये है कि चलो पढ़ने चले जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। तो फिर ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करते हैं? आपका यहाँ पर क्वेश्चन था कि 4 इयर्स की ऑनर्स इंजीनियरिंग डिग्री के बाद लोग वेले फिर रहे हैं। इन शॉर्ट, जो आपने मीमीज भी पढ़ी होंगी सोशल मीडिया पे, ठीक है, कि जी अब हम क्या करें। तो पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो आउट ऑफ कंट्रीज़ का है पड़ा, ठीक है। तो आपने शायद बहुत जगहों पे कंपेन्स चलती हुई देखी भी होंगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीज़े भी अप्रूव्ड हुए होंगे। 476 सब क्लास, बिल्कुल, ये एक वीज़ा है पड़ा, वीज़ा टाइप है पड़ा, इसके बारे में। जिन स्टूडेंट्स ने 4 इयर्स की इंजीनियरिंग डिग्री पाकिस्तान से की हुई है, उसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और आपकी वाशिंगटन कोर्ट सर्टिफाइड करती है। वो स्टूडेंट्स 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी वीज़ा नहीं होता ये, बेसिकली वर्किंग राइट्स होते हैं, जिसमें फुल टाइम आप 18 मंथ्स स्टडी के बाद वहाँ जाके 18 महीने लाइक इंटर्नशिप, जितनी मर्जी जॉब करें, अपनी फील्ड से करें, आउट ऑफ फील्ड से करें। उसके बाद 18 मंथ्स के बाद आप, अगर आपको लगता है कि आगे कंटिन्यू करना है तो एमएस को कंटिन्यू करें, नहीं तो पीआर को लेके आगे नेशनलिटी पे मूव करें। दैट्स रियली नाइस कि अगर आपने एजुकेशन कंटिन्यू करनी है उधर तो ठीक है, नहीं तो आप पीआर भी ले सकते हैं। इस पर इंटरेस्टिंग मजीद बात करेंगे। ये बताइए कि आप जिस तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं और सारा कुछ, और जिस तरह अब बच्चे आपके पास आ रहे हैं, तो मुझे बताइए कि पास्ट कुछ सालों में और अब क्या रुझान बना है, किस तरफ जो है वो स्टूडेंट्स का रुझान है और आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं? मैम, हम 2020 को छोड़ देते हैं कि आपको पता है कोविड का कोविड की वजह से सब, तो तकरीबन हर कंट्रीज की पॉलिसीज जो थी वो बहुत अनप्रडिक्टेबल थी। हाँ, इवन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी थी जो कि कम्प्लीटली बंद हो गई, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री ऐसी थी कि ऑनलाइन चलती रही, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे कंट्रीज जो हैं अभी तक बंद हैं, लेकिन वाहिद 1-2 कंट्रीज ऐसे थे, लाइक यूके हो गया और स्वीडन हो गया, ठीक है। इन 2 कंट्रीज ने ना तो अपनी एयरलाइंस बंद की स्टूडेंट्स के लिए, ना अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया, ना अपनी एम्बेसीज को बंद किया, इवन उन्होंने ड्यूरिंग कोविड जब पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई थी, उन्होंने वीज़े भी ग्रांट किए। तो हम सिर्फ यही बात कर लें कि 2021 में
तो जस्ट मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो 100+ स्टूडेंट्स तो सिर्फ हमने भिजवाए हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट्स थे, विलिंग थे। रीज़न ये थी कि पढ़ना चाहते थे और जो न्यू पॉलिसीज़ आ रही थी वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेटर थी। जैसे कि ग्रेजुएट राउट के नाम से जो एक उन्होंने स्कीम शुरू की यूके ने, आप ने यूके के प्राइम मिनिस्टर का भी पैगाम सुना होगा और फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर का पैगाम सुना होगा कि ब्रेक्जिट क्लोज होने के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लोगों की कमी होगी। तो लोगों की कमी लोगों ने ही पूरी करनी थी ना। उन्होंने यूरोपियंस को निकाल दिया, ठीक है, तो उन्होंने किसी ना किसी को ऐड ऑन करना था, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाके जॉब्स करते हैं डिफरेंट, तो उन्होंने उस फैसिलिटी को दिया कि आप स्टूडेंट वीजे के थ्रू हमारे पास आए, ठीक है। बिजनेस वीजे भी हैं बड़े और भी बहुत तरीके का। यूरोप बहुत इफेक्ट हुआ था, जैसे इटली हो गया, ये बेल्जियम साइड हो गई, स्पेन हो गया, स्पेन हो गया, तो ये बहुत मतलब एक टाइम आया था कि बहुत ज्यादा पीक हुई थी और ये है कि कोविड की वजह से ये हाईली इफेक्टेड जो है वो उसमें आ गए थे। तो ये है कि क्या उस साइड पर भी बच्चों का रुझान था, क्योंकि मैंने ज्यादातर जर्मनी का ही सुना है। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं पढ़े ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप पे, ऑस्ट्रेलिया आजकल बंद पड़ा हुआ है। तो बेहतर क्या है, मतलब कि यही जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ? असल में हमारा जिस हम रीजन से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट की ना दो ख्वाहिशें होती हैं। क्या? वो कहते हैं मैं बाहर तो पढ़ने जा ही रहा हूँ लेकिन मैं कुछ साथ कमाऊं भी और कम से कम PR लेकर लाजमी वापस आऊँ, पाकिस्तान वापस आऊंगा, क्योंकि मैंने घर वालों को भी बताना है, ठीक है, कि जी मैं PR लेकर आ गया हूँ। तो उसमें ज्यादातर बच्चे जो टारगेट करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, UK हो गया, उसके बाद सेकंड स्टेज पे जो आ जाते हैं वो कनाडा और US हो गया, लास्ट स्टेज पे हम लोग यूरोप की तरफ जाते होते हैं, ठीक है। अच्छा, US और कनाडा के बारे में क्यों है कि इतने वेलकमिंग, मतलब एक स्टूडेंट के लिए इतना इजी नहीं है? और ये भी माना जाता है कि जिस टाइम आप हायर एजुकेशन या पोस्ट डॉक्टरेट की तरफ जाते हैं और आप एडमिशन की बात करते हैं तो कंसल्टेंट्स कहते हैं कि जी हमारे हाथ खड़े हैं, हम नहीं एडमिशन्स आपके करा सकते, ये आप खुद ईमेल्स करें और खुद जो है वो उनके साथ आप कांटेक्ट करें। तो वहां पर आपकी कंसल्टेंसी क्या कहेगी? अच्छा, मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता होता हूँ कि पहले अपनी ना प्रोफाइल को देखें, ठीक है, यानी कि अगर आप हैं तो अपने सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट अपना एजुकेशन बैकग्राउंड देखें कि आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, और सेकेंडली बात क्या वो कंट्री इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करना चाहता है। एक कंट्री इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करना ही नहीं चाहता, लाइक ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी बहुत सारी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे बेस कर रही है, UK की इकोनॉमी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे बेस कर रही है, कनाडा का ऐसा नहीं है, US का ऐसा नहीं है। अगर आपकी हम बात करें एजुकेशन बैकग्राउंड की, आप जो है मैं आपको कहूँगा कि आपके 100% चांसेस हैं कि आपका UK का स्टडी वीजा जो है वो ग्रांट हो जाएगा। रीजन वो पहले से ही वेलकम करना चाह रहे हैं, लेकिन इस स्टेज पे जिन बच्चों के स्टूडेंट्स वीजा ग्रांट हुए में ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सके, बॉर्डर्स क्लोज हैं, ठीक है। हाँ, नहीं, उनके तो बॉर्डर्स मेरा ख्याल है 2022 तक मेरा ख्याल है शायद है, उनका अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ, वो डेट देते हैं फिर अनाउंसमेंट डिले कर देते हैं, ठीक है। मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलिया बंद हुआ था, स्टिल अभी तक ओपन नहीं हुआ, लेकिन UK ओपन था और स्टिल आज की डेट तक ओपन है। सेम ऐसे ही कनाडा की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। कनाडा बहुत कम वीजा रेशो है, अगर आपने कनाडा के 100 वीजे अप्लाई किए हैं तो आप ये रखें कि 30-40% रेशियो होगी, लेकिन अगर इस साइड पे आ जाएं, आपने ऑस्ट्रेलिया के 100 वीजे अप्लाई किए तो 110 लग के आएंगे, और अगर आपने UK के 100 वीजे अप्लाई किए तो 120 आएंगे स्टेज पे। अच्छा, कुछ स्टेट्स के बारे में सुना गया है कि जिस तरह अल्बर्टा हो गई, इस तरह, तो कुछ स्टूडेंट्स में ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर जो है, आप लोग भी जिस टाइम सर्च करते हो देखते होंगे, मैंने खुद देखा है कि वो लोग ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं कि जी बड़ा हाइप हुई है कि जी कनाडा की तरफ आप खुद अप्लाई करें, और फिर कुछ कंसल्टेंट्स जो हैं वो कुछ केसेस ऐसे आए हैं जो कि वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं कि जी मेरे जो पैसे मैंने दिए थे कंसल्टेंट को वो इस तरह से वेस्ट हो गए। वो कहते हैं कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो सकता। ये मैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन हूँ, और आपसे जो सवाल है मेरा वो यही है कि ऐसी सिचुएशन में जब आप कोई एक कंट्री, जैसे मिसाल है कनाडा टारगेट किया, मैंने एजुकेशन के लिए जाना है, मास्टर्स या PhD या BS के लिए मिसाल ले लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट को फिर क्या बात करनी चाहिए और उसको आप क्या गाइड करते हैं फिर? इसमें मेरा ख्याल है कि अगर आप कहते हैं किसी ने पैसे ले लिए और वो रिटर्न नहीं किए तो इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी अपनी होती है, ठीक है। एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, वो बताता है कि ये मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैं उसका एनालिसिस करता हूँ, हमारी टीम है, ठीक है, वो उसको पूरा बताती है कि ये आपके डॉक्यूमेंटेशन हमें मोर रिक्वायर्ड है, इस यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो, ये आपका कोर्स है, ठीक हो गया, ये हमारी फीस है, ये यूनिवर्सिटी की फीस है, ये एम्बेसी की फीस है, ये
हेल्थ इंश्योरेंस है, ये आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, बेसिकली जब आपके खुद के पास या स्टूडेंट्स के पास नॉलेज की कमी होती है तब उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आपको बताया गया ये यूनिवर्सिटी है, आप उस यूनिवर्सिटी पे जाएं, उनके वेबसाइट को सारा पढ़ें, उनके कोर्स को पढ़ें, उनके मॉड्यूल्स को पढ़ें, क्या उनकी यूनिवर्सिटी की फीस है, जो मैंने बताई है उसी के लगभग है, कम है, ज़्यादा है, कौन सा इनटेक दे रहे हैं, कौन सा कोर्स ऑफर कर रहे हैं। अगर मैंने आपको बताई है वो चीज़ें और वो सेम है तो फिर आप उस चीज़ को प्रोसीड करें। ठीक है, आप जो अपनी सबसे बड़ी चीज़ जो आम तौर पे इस स्टेज पे, बल्कि ये एक अवेयरनेस है और एडवाइस है, जो फ्रॉड होता है वो फ्रॉड ये होता है कि सबसे हैवी अमाउंट जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी की फीस होती है। लाइक 10,000 कैनेडियन डॉलर, 10,000 पाउंड्स हो गए, 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गए, वो एक हैवी अमाउंट होती है। ठीक है ना, कंसल्टेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, एम्बेसी फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती, इंश्योरेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती। कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो किसी एजेंट को ना दें। इवन मैं ही हूँ, कोई भी है, आप एजेंट को ना दें। उसे कहें जी मैं खुद भरूंगा डॉलर ईस्ट, वेस्टर्न यूनियन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, मैं एम्बेसी फीस जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड से पे करूंगा, नहीं तो डेबिट कार्ड से भी पे हो जाती है, अब काफी सारे बैंक्स ऑफर कर रहे हैं। ठीक हो गया, मैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस है वो खुद पे करूंगा, आपकी जो फीस है वो मैं आपको दे देता हूँ, बाकी सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो मैं अपने खुद पे करूंगा। तो फिर आपको पता होता है कि ये चीज रिफंडेबल है, ये नॉन रिफंडेबल है, तो फ्रॉड का और पैसे रिवर्स होने का तो फ्रॉड ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल भी पैदा नहीं होता, और आप लोग बच सकते हैं। आप ये चांसेस जो हैं कि स्कैमर से आप लोग बच सकते हैं, वो इस बारे में हम उस्मान से दोबारा बात करेंगे और तफसील से बात करते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आपको वेलकम करते हैं रूहियत 10 में। और हम बात कर रहे थे अपने गेस्ट उस्मान रफीक से, जो कि एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं और इनकी कंसल्टेंसी फर्म है, जिसके बारे में बल्कि ये बता ये रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने स्कॉलरशिप और फर्दर स्टडीज को देख सकते हैं। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा कि जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, प्रोसेसिंग का क्या मतलब है और आप कैसे करते हैं? अच्छा, प्रोसेसिंग में कुछ इस तरह होता है कि स्टूडेंट हमारे पास आता है, वो हमें बताता है कि जी मेरा इतना बजट है, ठीक है, और उससे पूछ जाता है कि आपने कोई यूनिवर्सिटी पहले से सिलेक्ट की हुई है। अगर उसने सिलेक्ट की हुई है तो हमारे लिए भी ईज हो जाता है। अगर उसने सिलेक्ट नहीं की हुई तो फिर हमें कोर्स सिलेक्शन उसको करवानी पड़ती है। ये यूनिवर्सिटी है, ये आपका कोर्स इंटरेस्ट है, ये इसकी फ़ीस है। लाइक एक स्टूडेंट आया है, वो कहता है कि जी मेरा बजट जो है वो 12-13,000 पाउंड है यूनिवर्सिटी की फ़ीस, तो यहाँ से सेमेस्टर की फ़ीस 6 to 7,000 पाउंड उसने पे करके जानी है। लॉ में जाना चाह रहा है, इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है, बिजनेस में जाना चाह रहा है, नर्सिंग में जाना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एमबीबीएस में नहीं जाना चाहते। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा है जो यूके में स्कोप है पड़ा, यहाँ पर तो शायद ना हो पाकिस्तान में, लेकिन यूके में नर्सिंग की हाईली पेड जॉब्स हैं। ठीक हो गया, उसके बाद जो फिजियोथेरेपिस्ट है, ठीक है, अगर कोई बच्चा ऑनर्स डिग्री वहाँ से करता है तो यहाँ पर शायद फिजियोथेरेपिस्ट की वो एक स्कोप ना हो, लेकिन अगर यूके जाते हैं स्टूडेंट्स तो फिजियोथेरेपिस्ट को क्लब्स में, क्रिकेट क्लब्स, फुटबॉल क्लब्स, हॉस्पिटल्स में डिफरेंट जॉब्स ऑफर होती हैं। ठीक है, तो इस स्टेज पे हमारे स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के लिए भी क्वेश्चन आए कि अगर हम एमबीबीएस में नहीं जाते तो हम किस फील्ड को चूज करें। स्टूडेंट है, उसने अगर आईसीएस किया हुआ है तो आपको पता है दुनिया तो पूरी ग्लोबली ऑनलाइन हो चुकी है, तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड इस टाइम सबसे टॉप रेटेड जा रही है। इतने बच्चे इंजीनियरिंग और उसमें कॉमर्स की फील्ड और बिजनेस में नहीं जा रहे जितने कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। दोबारा उसी क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोसेसिंग। स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंटेशन दिए, सबसे पहले ये चेक करना होता है कि डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हमारे आगे यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऑफिशियली कॉन्टैक्ट्स होते हैं। हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि स्टूडेंट जेन्युइन है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। उसको चेक करने के बाद, सर्टिफाइड करने के बाद उसका एडमिशन अप्लाई किया जाता है। तो उसको चेक आप लोग क्या HEC वेरिफिकेशन ही होती है? HEC भी होती है, IBCC भी होती है, और कुछ बोर्ड्स की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी होता है। एग्जैक्टली, और हम काफ़ी बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट के चेक भी कर लेते हैं कि यही रोल नंबर के साथ इसके डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है। फिर कुछ और भी हमारे कोलीग्स होते हैं, और फिर वही डॉक्यूमेंट्स बार बार देख के पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है, और जैसे ही बच्चे अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं देन हम उनका अप्लाई करते हैं एडमिशन। ठीक है ना, 10 to 15 डेज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सिटी के पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो तो मंथ ले जाती है। एडमिशन आता है, एडमिशन आने के बाद फिर स्टूडेंट को बता देते हैं ये आपका एडमिशन लेटर आ गया, आप जाए अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी किसी भी चैनल से, किसी बैंक से,
या किसी करेंसी एक्सचेंज से जाके पे करते हैं। पे करने के बाद यूनिवर्सिटी को हम नोटिफाई कर देते हैं, वो हमें आंसर करती है फीस पे हो गई है। फिर स्टूडेंट के फाइनेंशियल्स चेक आते हैं। फाइनेंशियल्स में उसके पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, उसके कुछ एविडेंस आ जाते हैं फाइनेंशियल्स के, ठीक है। उसको सारा चेक करके फिर यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं। यूएसए में I-20 इशू होता है, ऑस्ट्रेलिया में COE इशू होता है, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, और यूके में कैश इशू होता है। ये जब इशू हो जाते हैं इसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। ठीक हो गया। ये इशू होने के बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, अपनी पूरी फाइल होती है, स्टूडेंट को पूरी फाइलिंग करके दी जाती है। उसके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से उसकी वीज़ा फीस, इंश्योरेंस वगैरह पे करके हैंडओवर की जाती है। फिर वो जाके जेरीज में या VFX ग्लोबल में या कुछ जगहों पे ऑनलाइन है, वहाँ पर जस्ट बायोमेट्रिक्स देने होते हैं, अपनी फाइल को सबमिट करते हैं और देन उनका वीज़ा ग्रांट होके आता है। कुछ जगहों पे ई-वीज़ा आता है, लाइक ऑस्ट्रेलिया है, उनकी मेल आ जाती है कि आपका वीज़ा ग्रांट हो गया है, PDF फॉर्मेट में आता है। और यूके में जो होता है वो आपका जो हमारे जेरीज ऑफिस है, लाइक मीरपुर में है, कराची में है, लाहौर है और इस्लामाबाद में, वहाँ वीज़ा फाइल सबमिट होती है और वो आपके पासपोर्ट पे 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज का स्टिकर करके देते हैं। और बाकी रिमेनिंग जो आपका वीज़ा है पड़ा, उसको कहते हैं BRP कार्ड। BRP कार्ड जब आप यूके में एंटर हो जाते हैं तो वहाँ जाकर आप कलेक्ट करते हैं। तो ये एक प्रोसेसिंग होती है जो कि, और मेन चीज़ जो कि मैं यहाँ पर एक ऐड करना चाहूँगा, प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उन्हें लगता है कि अगर जनवरी में क्लास है, इसमें कितना टाइम पीरियड आपको क्या लगता है? मतलब ये एक हमने लंबी डिस्कशन की इसके ऊपर कि प्रोसेसिंग एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसमें कितना मतलब टाइम लग जाता है? अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं। 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं एजुकेशनल वीजा के हवाले से। और ये क्या तमाम कंट्रीज के लिए सेम है या कंट्री टू कंट्री ये चीज डिफर करती है? लाइक यूके इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट आया है, जिस बच्चे ने जनवरी इनटेक में जाना है, जनवरी में जाना है, तो अभी से इमीडिएटली प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। ठीक हो गया। और कोई बच्चा अगर मई जून का टारगेट कर रहा है तो वो फिर नवंबर में स्टार्ट कर ले, दिसंबर में कर ले। दिसंबर में वैसे भी विंटर हॉलीडेज, क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज भी आ जाती हैं, उसकी वजह से प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज के जो ऑफिशियल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो छुट्टियों पे चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो नॉर्मली 2-3 मंथ्स नॉर्मल है पड़े। अच्छा, ये नहीं ये 2-वे प्रोसेस चीज है कि मतलब ये कि उनके ऑफिसेज और आपके जो हैं वो, ये जाहिर सी बात है कि अगर वो लोग बिजी हैं तो आपका थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो उसमें जा सकता है, उसमें पेशेंस की जरूरत है, तो आप परेशान नहीं हो। अगर आप लोगों ने कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वो काम जो है वो आपका होते होते लेकिन ये कि हो जाएगा। और हमारे साथ एजुकेशनल कंसल्टेंट मौजूद थे उस्मान रफीक साहब। उस्मान रफीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें हमारे स्टूडेंट्स के लिए बताई जो उनके फ़ायदे के लिए हैं।